सो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो एक ऐसी डीमन एंटिटी के बारे में है जिसे जगाना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इसे खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन। और जब ये डीमन किसी इंसान को पजेस कर लेता है तो कितनी तबाही मचाता है। अगर आपने सीरीज की पहले वाली मूवी देख रखी है तो आपको पता ही होगा। मूवी का नाम है डेड डेविल राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यार मूवी की स्टार्ट एक लेक साइड केबिन से होती है, जहाँ पर हम टेरेसा, कॉलेब और उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका को देख पाते हैं, जो लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वेल, ये लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से ही जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और तब से ही जेसिका केबिन में ही रेस्ट कर रही है। पिकनिक के दौरान टेरेसा जब उसे चेक करने के लिए केबिन में जाती है तब वो देखती है कि जेसिका अभी भी बेड पर सोई है, तो वो वहीं उसके पास बैठकर एक वुदरिंग हाइट्स नाम की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। वेल, जब वो बुक को पढ़ रही होती है तभी अचानक से जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना देखे डरावनी आवाज में उस बुक की लाइंस को पढ़ने लगती है जिसे टेरेसा पढ़ रही थी, जिसके अगले ही पल वो बेड के नीचे गिर जाती है और उल्टियां करने लगती है। तो अब जैसे ही टेरेसा उसे संभालने के लिए उसके पास जाती है, जेसिका उसकी चोटी पकड़कर उसकी स्किन सहित बालों को नोच देती है, जिसके बाद लड़खड़ाते हुए टेरेसा वहां से भागकर कॉलेब के पास आती है, जहां जेसिका कॉलेब के ड्रोन से पहले तो खुद को मारती है और फिर पानी में गिर जाती है। और जब कॉलेब उसे बचाने के लिए पानी में जाता है तब जेसिका उसे भी बड़ी क्रूरता से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वेल, मूवी के इस सीन के बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ से हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी क्लब के लिए म्यूजिशियन का काम किया करती है। यहाँ पर हम बेथ को थोड़ा परेशान देखते हैं क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी बिना बाप के बच्चे को जन्म देने वाली है। बेथ अपनी प्रेगनेंसी की बात किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन अपनी बहन एली के पास जाकर रहेगी। एली जो एक टैटू आर्टिस्ट है और अपने 3 बच्चे डैनी, ब्रिजिट और एक छोटी बच्ची कैसी के साथ रहती है। वेल, बेथ जब एली के अपार्टमेंट में पहुंचती है और दोनों के बीच जो बातें होती हैं उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि एली की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया। एली ने कई बार बेथ को कॉल करके ये सब बताने की कोशिश की, पर वो काम में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसने कभी एली से बात ही नहीं की, जिस वजह से दोनों के बीच दरार पैदा हो गई है। तो अब ये दोनों बहनें अपने बीच आई दरार को कम करने के लिए अकेले में बात करती है और तभी एली बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है। वेल, जब बच्चे पिज्जा लेकर घर वापस लौट रहे होते हैं तब उस जगह पर एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है और पार्किंग एरिया में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। वो तीनों बच्चे जब छेद के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक तहखाना जैसा कुछ है, जहाँ पर कई सारी तिजोरियां बनी हुई हैं। दरअसल एली जिस बिल्डिंग में रहती है सालों पहले उसके नीचे एक बैंक हुआ करता था। तो अब प्रेसिडेंट के बार बार मना करने के बावजूद डैनी एक्साइटमेंट के चलते छेद के अंदर जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर उसे एक तिजोरी मिलती है जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ था जो पत्थरों और कई विनाइल रिकॉर्डों से भरा पड़ा था। डैनी उन्हें अपने पास रख लेता है, ये सोचकर कि शायद वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे अर्न कर सकता है जिससे वो अपनी माँ की हेल्प कर सके। डैनी अपनी खोज को जारी रखता है, जहाँ आगे जाकर उसे एक छोटा सा मकबरा दिखाई देता है जो सैकड़ों लटकते हुए क्रॉसों से घिरा हुआ था। वहीं पर डैनी को एक रहस्यमयी बुक मिलती है जिसका नाम बुक ऑफ द डेड होता है। बुक दिखने में बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी डैनी बिना ये सोचे कि उसे पढ़ने का क्या अंजाम हो सकता है वो उसे भी अपने साथ ले आता है। घर आकर डैनी उस बुक को अपनी बहन को दिखाता है और फिर उस बुक को खोलने की कोशिश करता है जो नुकीले लंबे दांतों से बंद थी। ब्रिजिट उसे बार बार मना करती है कि वो उस बुक को खोलने की गलती ना करे, लेकिन डैनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और बुक को खोलने की कोशिश में अपना हाथ काट लेता है। तो अब जैसे ही उसके खून की 2 बूंद बुक पर गिरती है वो बुक अपने आप ही खुल जाती है। उस बुक में इतनी अजीब अजीब डरावनी पिक्चर्स थीं जिसे देखकर ही ब्रिजिट डरकर कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन डैनी बुक को पढ़ना जारी रखता है। साथ ही वो उन रिकॉर्ड्स को भी प्ले करता है जिन्हें वो अपने साथ लाया था। तो अब पहले रिकॉर्ड को प्ले करने पर उसे एक फादर की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो इस बुक के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्हें ये बुक कहाँ से मिली और इस बुक में बने पिक्चर्स का क्या मतलब है। और जब डैनी दूसरे रिकॉर्ड को प्ले करता है जिसमें फादर बुक में लिखे मंत्रों का उच्चारण करता है और तभी बुक के पन्ने भी अपने आप पलटने लगते हैं। साथ ही हमें एक डेमोनिक आवाज भी सुनाई देती है, मानो जैसे बुक में कैद कैंडेरियन डीमोन आजाद होने की कोशिश कर रहा है। डैनी तुरंत उस टेप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एली जब लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तभी एक अदृश्य काली शक्ति उसे पजेस कर लेती है और उसकी हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ने लगती है। एली लिफ्ट में बंद थी जिस वजह से उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। तो अब कैडेरियन डीमन के द्वारा पूरी तरह से पजेस होने के बाद एली लड़खड़ाते हुए अपार्टमेंट में वापस आती है और सीधा किचन में जाकर फ्राई पैन पर अंडे फेंकना शुरू कर देती है, जिनमें से कुछ अंडे खून से भी भरे हुए थे और फिर कुछ ही देर बाद वो खून की उल्टियां करके मर जाती है। एली के इस बिहेवियर से बेथ और उसके तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी ग्रेव और फोंडा नाम के 2 नेबर वहां पर आ जाते हैं जिनकी मदद से एली को बिस्तर पर लिटाया जाता है। ग्रेव एली की आंखों को बंद करता है लेकिन वो बार बार खुल जा रही थी, तो अब वो तीनों मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं।
जिसके बाद ग्रेव और मिस्टर फोंडा वहां से निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से लिफ्ट भी खराब हो चुकी थी और सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। इधर बेथ जब एली के पास बैठी होती है तभी अचानक से एली उठकर बैठ जाती है और उसका पूरा शरीर आग की तरह गर्म हो रहा था। तो अब जैसे ही बेथ और डैनी उसे ठंडे पानी से भरे बाथटब में डालते हैं तभी एली अपने ही बच्चों पर हमला कर देती है, जहाँ पहले तो वो बेथ पर हमला कर उसके हाथ में चाकू गुजेर देती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर टैटू बनाने वाले ड्रिन पेन से गाल पर खरोच मार देती है और लगभग उसे मार ही डालती है। तभी डैनी पीछे से एली पर हमला कर देता है। इस हाथापाई के बीच एली किसी तरह रूम के बाहर चली जाती है, जहां ग्रेव और गोंडा इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और वहीं बेथ और बच्चे एली से बचने के लिए अंदर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। तो अब एली अपने पड़ोसियों की बेरहमी से हत्या करने लगती है, जिसमें सबसे पहले तो वो ग्रेव की आंख खा लेती है और फिर मिस्टर फोंडा सहित एक करके सारे पड़ोसियों को जान से मार देती है। इन सबको मारने के बाद फिर से एली अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद था। इधर हम ब्रिजेट को देखते हैं, जिसका घाव काला पड़ने लगा था और उसकी आंख, कान, नाक हर जगह से स्याही रिसने लगी थी और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। इस बीच एली अपनी छोटी बेटी कैसी को दरवाजा खोलने के लिए बरगलाने की कोशिश करती है और बिल्कुल उसकी माँ की तरह बात करने लगती है, जिससे कैसी को यकीन हो जाता है कि बाहर उसकी माँ ही है। लेकिन जैसे ही कैसी दरवाजा खोलती है एली उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। कैसी की चीख सुनकर बेथ और डैनी वहां पर आ जाते हैं और एक बार फिर से उसे बाहर करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद बेथ जब किचन पर जाती है तो देखती है कि ब्रिजेट किचन काउंटर पर बैठकर कांच के टुकड़ों को चबा रही है, क्योंकि अब वो भी अपनी माँ की तरह ही डेडाइट बन चुकी है। जैसे ही ब्रिजेट बेथ को वहां पर देखती है वो उस पर हमला कर देती है और पनीर ग्रेटर से उसका पैर छील देती है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन की ओर आगे बढ़ती है, तब कैसी एक टॉय स्टिक को उसके सामने कर देती है जो सीधा ब्रिजेट के मुंह में घुस जाती है। सबको लगता है कि ब्रिजेट अब मर चुकी है, इसलिए वो उसे बेड से बांध देते हैं। तो अब इतना सब हो जाने के बाद डैनी बेथ को बुक ऑफ द डेड और रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ना ही मैंने ये बुक खोली होती और ना ही ये सब होता। जिसके बाद बेथ तुरंत उस रिकॉर्ड्स को सुनना स्टार्ट करती है, ये सोच कर कि शायद उसमें कोई तरीका हो डेडाइट्स को रोकने का। इधर एली वेंट में एक कैट को देखती है, जिससे उसे आइडिया आता है कि वो वेंट के थ्रू अपार्टमेंट के अंदर जा सकती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट फिर से उठकर डैनी पर चाकू से हमला कर देती है और तभी डैनी भी गैस और लाइटर की हेल्प से ब्रिजेट को आग लगा देता है, लेकिन डैनी का घाव इतना गहरा था कि वो भी कुछ देर बाद मर जाता है। वहीं बेथ को रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस फादर ने बुक में लिखी मंत्रों का उच्चारण किया था उसे खुद ही डेडाइट्स को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं पता था। उसे जगाना तो आता था पर रोकना नहीं। जब बेथ रिकॉर्ड्स को सुन रही होती है तभी एली वेंट के रास्ते से घर के अंदर आ जाती है और पीछे से बेथ पर हमला कर देती है। एली के अंदर का डीमन समझ जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बेथ के पेट को चीरने की कोशिश करता है और जब लगभग चीर ही देता है तभी कैसी एक सीजर को बेथ की ओर फेंकती है, जिसे वो एली के सिर पर मारकर उसे कुछ देर के लिए रोक देती है। जिससे हमें एक चीज तो समझ आती है कि अगर डेडाइट्स के सिर पर हमला किया जाए तो वो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। खैर मौका पाने के बाद बेथ कैसी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन न तो लिफ्ट काम कर रही थी और सीढ़ियां भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो अब बेथ मिस्टर फोंडा की राइफल से इमरजेंसी एग्जिट के ताले को तोड़ने की कोशिश करती है, पर इतने में ही वहां पर एली आ जाती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। बेथ राइफल से एली को शूट करती है और उसके हाथ पैर पर गोली मार देती है, लेकिन तभी बाकी सारी डेड बॉडीज भी पोजेस्ड होकर डेडाइट्स बन चुकी थीं। बेथ के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कैसी को लेकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जो अपने आप ही ऑन होकर नीचे जाने लगती है, जिससे कुछ देर के लिए ही सही बेथ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन फिर लिफ्ट के चारों तरफ से खून भरने लगता है और कुछ ही देर में वो लिफ्ट पूरी तरह से खून से भर जाती है। लिफ्ट का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है। लिफ्ट जब नीचे पहुंचती है तब एकदम से लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और खून की बौछार होने लगती है। तो अब खून से लथपथ बेथ और केसी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं एली को, जो सारे डेडाइट से मिलकर एक एंटिटी बन गई है, जो अब एक स्पाइडर की तरह लग रही थी। खैर एली को देखते ही बेथ बंद हो रहे पार्किंग गेट से भागने की कोशिश करती है, जहाँ बेथ तो आसानी से गेट के उस पार चली जाती है, लेकिन कैसी एली के हाथ लग जाती है। तो अब कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस अंदर आना पड़ता है और इसके पहले कि वो कैसी को मार पाती, बेथ राइफल से एली पर हमला कर देती है, जिससे कैसी तो वहां से भाग जाती है, लेकिन बेथ और एली के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को श्रेडेड मशीन के अंदर ढकेलने के लिए हाथापाई करने लगती हैं। तो यहाँ पर कैसी एक बार फिर से बेथ की मदद करती है और एली का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है, जिससे बेथ को थोड़ा वक्त मिलता है और वो एक चेनसॉ की मदद से एली को श्रेडेड मशीन के अंदर ढकेलने में कामयाब हो जाती है। तो पूरा शरीर कटने के बाद एली का कटा हुआ सिर बचता है, जो अभी भी बेथ को उकसाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन बेथ जानती थी कि अब उसकी बहन हमेशा के लिए जा चुकी है, तो वो उसे लात मारकर मशीन के अंदर डाल देती है, जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं, वही जेसिका जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। जेसिका एली के निचले वाले फ्लोर में रहती है और उसे पता ही नहीं था कि कल रात क्या हुआ। वो कुछ ही देर में अपने बॉयफ्रेंड कॉलेब और दोस्त टेरेसा को पिक करने वाली थी, लेकिन तभी वो पार्किंग एरिया को खून से लथपथ देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अदृश्य एंटिटी जेसिका के पीछे जाती है और जेसिका को पजेस कर लेती है, जिसके बाद जेसिका ने क्या किया हमने मूवी के स्टार्ट में देखा ही है। इससे हमें पता चलता है कि भले ही एली मर गई हो, लेकिन डीमन एंटिटी अभी भी आजाद है और ये मूवी का क्लियर साइन है कि आगे भी ये मूवी जारी रहेगी। तो ये थी दोस्तों इविल डेड राइज मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। तो कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।